हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स हब। स्टूडेंट्स, आज आप सबके सामने मैं चैप्टर 5 फॉर्म्स ऑफ मार्केट लेकर आई हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं फॉर्म्स ऑफ मार्केट का लेक्चर नंबर 1। ओके, सो हियर फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मार्केट? मार्केट का मतलब क्या होता है? मीनिंग ऑफ मार्केट मीन्स व्हाट? सो द मीनिंग ऑफ मार्केट मीन्स इन जनरल सेंस हम लोग बोल सकते हैं वो प्लेस जहाँ पे हम सामान बिकता है, हम लोग खरीदते हैं, बहुत सी चीज़ें खरीदने का, बेचने का, द एक्टिविटी वेयर ऑल द बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज टेक्स प्लेस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मार्केट। यस, ये तो हो गया हमारे जनरल सेंस में। बट इन इकोनॉमिक सेंस में मार्केट का मतलब क्या होता है? सो द टर्म इकोनॉमिक, इन द इकोनॉमिक सेंस द टर्म मार्केट मीन्स it refers to an arrangement through which buyers and sellers come in contact with each other directly or indirectly and exchange their goods and services among with each other. This kind of activities takes place is called market. तो इन इकोनॉमिक टर्म्स का मतलब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मार्केट? वो प्लेस जहाँ पे बायर्स और सेलर्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और अपनी बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ को करते हैं। दिस इज कॉल्ड मार्केट। ओके, अब इसका डेफिनेशन आप समझो। डेफिनेशन है, ये चैप्टर बहुत इजी है और बहुत ही स्कोरिंग है और बहुत ही आईएमपी है। खुद के ओन वर्ड्स में भी आप लिख सकते हो अगर इसको आप समझ लियो तो। दिस चैप्टर इज़ वेरी इजी एंड स्कोरिंग। ओके, सो नाउ डेफिनेशन ऑफ मार्केट। सो अकॉर्डिंग टू ऑगस्टिन, economists understand the term market not any particular marketplace in which things are bought and sold, but the whole of any region in which buyers and sellers are in such a close contact with one another that the prices of the same goods tend to equality easily and quickly. ये इसका डेफिनेशन है। मीनिंग आपने समझ लिया है, इसको डेफिनेशन को आपको लर्न करना है कि ऑगस्टिन क्या कहते हैं कि इकोनॉमिक्स अंडरस्टैंड द टर्म मार्केट। उनके हिसाब से मार्केट का मतलब क्या होता है कि कोई एक ऐसा नहीं कि नहीं पर्टिकुलर एक ही प्लेस हो, नहीं, कोई भी प्लेस हो जहाँ पे कि हम लोग थिंग्स को ला सकते हैं। वी आर रेडी टू बाय एंड सेल, बट द होल ऑफ एन एनी रीजन इन विच बायर्स एंड सेलर्स आर इन सच अ क्लोज कॉन्टैक्ट विथ वन अनदर। पूरे रीजन में कहीं भी कोई एक सुटेबल प्लेस जहाँ बायर एंड सेलर्स एक दूसरे को लिंक करें, एक दूसरे के साथ एक्टिविटीज़ में कंडक्ट हो सकते हैं, दैट प्लेस इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड मार्केट अकॉर्डिंग टू ऑगस्टिन। ओके, सो आपको लर्न करने के लिए लिख सकते हो तो एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मार्केट। तो आप लिख सकते हो मार्केट इज़ अ नेटवर्क ऑफ डीलिंग बिटवीन पोटेंशियल बायर्स एंड पोटेंशियल सेलर्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अ मार्केट विल एग्जिस्ट। ओके, हो गया। बट if the question is coming that define and introduce market, explain the concept of market, तो आप साथ में ये सारे पॉइंट्स को भी लिखोगे। फर्स्ट इज बायर्स एंड सेलर्स, a producers or services to be bought and sold, price of the product, close contact between buyers and sellers, knowledge about the market। ये सारे कंडीशंस जहाँ पे सेटिस्फाई होते हैं एग्जैक्टली वो क्या कहलाता है? मार्केट। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, तो स्टूडेंट है तो हम लोग कैसे बोलेंगे कि भाई ये कॉलेज है, कॉलेज में स्टूडेंट्स जा रहे हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। भाई कॉलेज जाओगे, वहाँ पे टीचर्स रहते हैं, प्रिंसिपल्स रहते हैं, एचओडी रहते हैं, क्लार्क्स रहते हैं, माउशीज रहती हैं, मेनी स्टूडेंट्स रहते हैं, बेंचेस रहते हैं। स्टूडेंट तो आप हर एक घर में भी अपने अपने स्टूडेंट्स होते हैं। क्या वहाँ पे आपको ये बोल सकते हैं नहीं ये कॉलेज का सराउंडिंग है? नो, वो एक प्रॉपर प्लेस है जहाँ पे सारे स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए और टीचर्स आते हैं पढ़ाने के लिए। सो दैट प्लेस इज़ कॉल्ड कॉलेज। ऐसे ही मार्केट मीन्स वो प्लेस वेयर ऑल द बायर्स एंड सेलर्स कैन कम टुगेदर टू परफॉर्म देयर बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ इज कॉल्ड मार्केट। क्लियर? तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। येस, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट इज़ वेरी एम्पी। सो यहाँ पे कितने टाइप्स हैं? देर आर टोटल 3 टाइप्स ऑफ मार्केट। फर्स्ट इज प्लेस, टाइम एंड कॉम्पिटिशन। देर आर 3 टाइप्स ऑफ मार्केट। किसका टाइप्स मार्केट को क्लासीफाई किया है? जैसे आप स्टूडेंट हो तो आपके भी 3 टाइप्स होते हैं ना। साइंस है तो भी आप स्टूडेंट ही कहलाओगे। देर आर 3 स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स।
बाकी वोकेशनल तो बहुत सारे हैं, बट मेन तो ये 3 स्ट्रीम्स रहते हैं. साइंस लिया है कि कॉमर्स लिया है कि आर्ट्स लिया है. सो इन द सेम वे देर आर 3 टाइप्स ऑफ द मार्केट. सो फर्स्ट है प्लेस. सो अकॉर्डिंग टू प्लेस, प्लेस कितने तरह का, ये 3 टाइप्स का है, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल. ओके, ईजिली लर्न हो गया. प्लेस मतलब देर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लेस, लोकल बिजनेस, नेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस. अकॉर्डिंग टू टाइम, तो देर आर 4 टाइप्स. जरूरी नहीं कि ये पॉइंट एग्जैक्ट आप ऐसे ही लिखो, आप खुद से भी पॉइंट लिख सकते हो. शॉर्ट पीरियड, वेरी शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड, वेरी लॉन्ग पीरियड. तो अकॉर्डिंग टू टाइम दिस इज डिवाइडेड इनटू 4 सब पार्ट्स. ओके, अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिशन. सो ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिशन देर आर 2 टाइप्स, दैट इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन and imperfect competition. Okay, so what is the meaning of perfect competition? The meaning of perfect competition means that place, that business activities जहाँ पे हर एक चीज़ एकदम प्रॉपरली होगी, ना कोई बायस होगा, कोई पार्शियलिटी नहीं होगी, एवरीथिंग शुड बी इन अ प्रॉपर वे, इज़ कॉल्ड परफेक्ट कॉम्पिटिशन. और इसको और डिटेल में जब मैं इसके पॉइंट्स के बारे में एक्सप्लेन करूँगी, दैट टाइम आई विल एक्सप्लेन मोर इन डिटेल. ओके, अभी आ जाओ. परफेक्ट कॉम्पिटिशन का आपको मतलब समझ गया. अब आता है इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन. सो इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन. देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल दिस? मोनोपोली मतलब सिंगल पर्सन, अ बिजनेस which is run by only one person. Okay, only one person. What is the meaning of oligopoly? Oligopoly means यहाँ पे थोड़े sellers रहेंगे, a group of few sellers, a group of few sellers. And monopolistic competition means it is a competition of perfect competition. It is a combination of perfect competition plus मोनोपोली. ये कहलाता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. मतलब इसमें दोनों चीज़ रहेगा, परफेक्ट कंपटीशन भी रहेगा और मोनोपोली भी रहेगा. क्लियर? ओके. जैसे आपने कोई मोनोपोली, आपने सिंगल बिजनेस कर रहे हो, ओलिगोपोली आप फ्यू बायर्स एंड सेलर्स को ले लिया है. बट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मतलब आपके बिजनेसमैन मोनोपोली से भी रहेंगे, उनके वो थॉट वाले भी रहेंगे एंड परफेक्ट कॉम्पिटिशन के थॉट वाले भी रहेंगे. सो दीज ऑल आर द क्लासिफिकेशन ऑफ द मार्केट. अब हम लोग इसको 1 by 1 समझेंगे. तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस. ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, लोकल मार्केट. येस, लोकल मार्केट इज अ मार्केट इन विच सेलर्स सेल एंड कस्टमर्स बाय अ प्रोडक्ट इन द रीजन और एरिया. मतलब जो बिजनेस कंट्री के अंदर होता है, विद इन द कंट्री. जैसे अभी आप मुंबई में हो तो मुंबई के अंदर जो बिजनेस कर रहे हैं, आप गुजरात में हो तो वहाँ पे जो बिजनेसमैन एक दूसरे के साथ सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, बायर्स एंड सेलर्स, इज कॉल्ड लोकल मार्केट. नाउ नेशनल मार्केट, सॉरी लोकल मीन्स लोकल प्लेस पे, लोकल प्लेस पे इन द कंट्री बट लोकल प्लेस पे. अब आता है हमारा नेशनल मार्केट. नेशनल मार्केट मीन द बिजनेस विच इज़ डन इन द कंट्री. अब कंट्री आपके समझो इंडिया है, आपके कंट्री के कितने स्टेट्स हैं? 29 स्टेट्स हैं. तो आप पूरे 29 स्टेट्स में आप कहीं भी कुछ भी बिजनेस कर रहे हो, इट इज़ कॉल्ड नेशनल मार्केट. एंड इंटरनेशनल मार्केट मतलब अब्रॉड, आउट ऑफ द कंट्री. लाइक फॉर एग्जांपल आप इंडिया से बिजनेस कर रहे हो श्रीलंका के साथ, चाइना के साथ, जापान के साथ, आउट ऑफ द बाउंड्री ऑफ द कंट्री, इज कॉल्ड बिजनेस ऑफ इंटरनेशनल मार्केट. सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम. ऑन द बेसिस ऑफ टाइम का फर्स्ट है फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड. सो वेरी शॉर्ट पीरियड इज अ पीरियड इन विच सप्लाई इज फिक्स्ड and price is determined by the demand. So the time period is for a few days, weeks in which the supply of the commodity cannot be increased. मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? What is the meaning of very short period? The meaning of very short period का मतलब होता है कि that business which is conducted only for few days or week. अब समझो ये मेरा शॉप है, ठीक है, और इस शॉप में मैंने कुछ 500 बुक्स सप्लाई कर दिया. यहाँ पे ये एक सेलर है और इसको मैंने कितने बुक्स दे दिए? 500 बुक्स दे दिए. अब 500 बुक्स का जो प्राइसेस है वो कैसे आएगा? अगर डिमांड ज़्यादा हो रहा है तो इसका प्राइस वो लोग क्या कर देंगे? इंक्रीज़ कर देंगे. और अगर डिमांड ज़्यादा और उनको पता है हम प्राइस इंक्रीज करें तो भी डिमांड ज़्यादा आएगा, और अगर डिमांड लेस है
तो लगे अकॉर्डिंग टू दैट उतने पे प्राइस का रख के अकॉर्डिंग टू दैट सेल करेंगे, बिकॉज यहाँ पे तो इंक्रीज नहीं होगा. गेटिंग? So supply is fixed, but according to the situation, the prices may be increased or decreased. Is called for a very short period. Now, the second one is short period. Short period is period for less than 1 year. Do underline. Short period is a period for less than 1 year. Okay. In this period, firms can only make adjustments in inputs like labor to increase the supply of goods and services. तो 1 ईयर में क्या होता है, ज़्यादा बिजनेस में चेंजेस नहीं आएगा. क्या ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं हम, क्या लेबर्स में चेंजेस कर सकते हैं शॉर्ट पीरियड में. ओके. नाउ सेकेंड इज लॉन्ग पीरियड. थर्ड इज लॉन्ग पीरियड. लॉन्ग रन इज अ पीरियड ऑफ टाइम इन विच ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट आर वेरिएबल. इन द लॉन्ग रन फर्म्स आर एबल टू एडजस्ट ऑल कॉस्ट. सीधी सी बात है भाई लॉन्ग, और ये कितना जनरली अप टू 5 ईयर्स. तो फिलिप्स में आपको आता है लॉन्ग पीरियड इज़ फॉर 1 ईयर, 2 ईयर, 4 ईयर. सो योर आंसर इज 5 ईयर्स. शॉर्ट पीरियड इज़ फॉर 1 ईयर. करेक्ट आंसर. तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं. लाइक मैंने अभी क्लासेस ले लिया है, लॉन्ग पीरियड के लिए लिया है, तो मैं अपने क्लासेस में कहीं भी कुछ भी चेंजेस कर सकती हूँ. यस. देन वेरी लॉन्ग पीरियड, लाइक अभी हम लोग किसी का फॉर एग्जाम्पल फ्लैट लेते हैं, तो हैवी डिपॉजिट पे लेते हैं फॉर 5 ईयर्स, फॉर 10 ईयर्स. तो उस घर को हम लोग एकदम अपने जैसे हमारा परमानेंट उस तरह से सारे चेंजेस उसमें करते रहते हैं. और एक साल के लिए अगर घर लेते हैं तो उसमें हम लोग कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करते हैं. तो फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड मीन्स वेरी लॉन्ग पीरियड इज अ प्रोडक्शन टाइम. देर इज़ सो लॉन्ग दैट ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल. कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं सारे वेरिएबल्स में. लेबर, मशीनरी, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन, हर चीज़ में चेंजेस किया जा सकता है. So this business is conducted for very long period, more than 5 years. Underline करो, more than 5 years. Long period is for 5 years. Very long period is for more than 5 years. Short period is for 1 year. Very short period is for a few weeks or days. These all comes in fill-ups. Okay. अब आता है third, that is on the basis of competition. Yes. So competition among the sellers and buyers is the most important criteria for the classification of markets in economics. So there are so let us study the various types of the markets on the basis of competition among the sellers. मैंने क्या वर्ड बोला? among the sellers, जो बिजनेस कर रहे हैं, सामान को बेच रहे हैं. among the sellers, ध्यान में रखना, यहाँ पे बायर्स मत लिख देना, इस जगह पे सेलर ही लिखना, सेलर ही आना चाहिए. ओके. तो पहला है परफेक्ट कंपटीशन. सो व्हाट इज़ द मीनिंग एंड डेफिनेशन? एक वर्ड में तुमको बता दिया था, नाउ इन डिटेल. सो परफेक्ट कंपटीशन is an ideal and imaginary concept of market rather than an actual market. So according to Mrs. John Robinson, perfect competition prevails when the demand for the output of each product producer is perfectly elastic. परफेक्ट कॉम्पिटिशन का क्या है? इट इज़ एन आइडल एंड इमेजिनरी कॉन्सेप्ट. मतलब हमारे रियल लाइफ में देखो प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल. प्रैक्टिकली हर इंसान ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसमैन का मोटो होता है टू अर्न द प्रॉफिट. तो कोई भी सेलर्स जो है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन प्रॉफिट अर्न करने के हिसाब से ही अपना प्राइस डिसाइड करेगा. बट यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे क्या? नहीं, यहाँ पे कोई बायर्स नहीं होने चाहिए, किसी के साथ कुछ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए. इट इज़ अ प्योर बिजनेस. बिजनेस में कोई प्योरिटी नहीं चल पाती इफ़ यू रियली वांट टू अर्न द प्रॉफिट. प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल. तो इसके लिए यहाँ पे ये है कि इट इज़ एन आइडल एंड इमेजिनरी कॉन्सेप्ट. क्लियर? नाउ a perfect competitive market is one in which the number of buyers and sellers is very large. यहाँ पे sellers और buyers क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा होते हैं. And all the buyers and sellers are engaged in buying and selling a homogeneous product without any restrictions. So both buyers and sellers possess perfect knowledge of the market conditions. It is not possible that कोई भी बिजनेस में हम रूल्स रेगुलेशंस ना बनाए. इज़ इट पॉसिबल? इसके लिए परफेक्ट कॉम्पिटिशन को क्या बोला है? एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट बोला है. तुम्हारा एग्जाम्पल ले लो. इफ़ यू आर अ स्टूडेंट एंड कॉलेज में अगर मैंने कोई एग्ज़ाम कंडक्ट किया है, तुम्हारे टीचर से एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा है और एक जगह बैठ जाए और तुमको बोले कि कॉपी नहीं करना है. इज़ इट पॉसिबल? जब तक स्टूडेंट्स पे वॉच नहीं रखा जाएगा. हाँ, ये पॉसिबल है कि कोई स्टूडेंट्स कॉपी नहीं करेगा, पर स्टूडेंट्स को चांस मिलेगा तो कॉपी करेगा ही करेगा. So it's not possible that fair examination will be conducted just by giving the lectures. No, we have to keep the watch. So इसलिए it's a imaginary concept. Okay? तो यहाँ पे क्या है? बायर्स एंड सेलर्स को बहुत प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए.
पॉसिबल ही नहीं कि हर सेलर्स को हर एक चीज़ का प्रॉपर नॉलेज हो, हर बायर को हर एक चीज़ का प्रॉपर नॉलेज हो. गेटिंग? सो देर आर फीचर्स ऑफ द परफेक्ट कॉम्पिटिशन. तो फर्स्ट है लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स. सो under perfect competition there are large number of sellers and buyers. As mentioned earlier, each seller forms a negligible part in the total market. None of them is in a position to influence the price and supply in the market. The sellers, हाँ एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, जब तुम लोग फीचर्स लिखोगे किसका, परफेक्ट कंपटीशन का, तो यहाँ पे तुमको एक चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ जो बच्चे हमेशा एग्जाम्स में मिस्टेक करते हैं. द सेलर्स आर द प्राइस टेकर्स. द सेलर आर प्राइस टेक्स. ये प्राइस लेते हैं, उन्हें खुद से डिसाइड नहीं करते हैं, जो उनको जो ऑर्डर मिलता है वो सेलर्स को उस प्राइस को ले लेते हैं. तो हियर अंडर द परफेक्ट कॉम्पिटिशन द सेलर्स आर द प्राइस टेकर्स. द सेलर्स आर द प्राइस टेकर्स. ये ध्यान में रखना. The sellers are the price takes under perfect competition. The number of buyers are also large. The share of each buyer is negligible. That none of them is in a position to influence the price in the market. मतलब इस मार्केट की कंडीशन ऐसी होती है कि none of them is such a position to get the profit because prices already decide रहता है. Sellers यहाँ पे क्या है? They are the price takers. तो जो भी बन गया उसमें उनको करना ही है वो काम. अब जी इफ़ यू आर ए एम्प्लॉई, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, इफ़ यू आर एन एम्प्लॉई, तो जितना आपको वहाँ फिक्स सैलरी है उतना ही मिलेगा. प्रॉफिट या लॉस के लिए आपका डिसीजन मैटर नहीं करता, आपको जो फिक्स है वो आपको मिलेगा. दैट्स इट. गेटिंग? नाउ सेकेंड इज होमोजीनियस प्रोडक्ट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोजीनियस? द मीनिंग ऑफ होमोजीनियस मीन्स सेम प्रोडक्ट. व्हाट? सेम प्रोडक्ट. ओके. So, an important features of perfectly competitive market is that products sold is homogeneous or identical in respect of size, design, color, taste, etc. ठीक है. So homogeneous का मतलब कि it should be same in shape, size, color. Okay? Like soap आप यूज़ करते हो, there are different companies, है ना. सबका सोप आप जो लगाते हो, सब जो इतना भी सोप आप यूज़ करते हो, सबसे नहाने के टाइम पे आपको फेन होता है. वो मेन क्वालिटी है, लेकिन हर सोप्स का कलर अलग होता है, शेप अलग होता है, साइज़ अलग होता है, पैकेजिंग अलग होता है. सो बट देयर मेन शेप इज़ आइडेंटिकल, सेम, बट ओनली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकेजिंग एंड ऑल. फ्री एंट्री एंड एग्जिट. येस, अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन द बायर्स एंड सेलर्स आर एबल टू फ्री एंट्री एंड वेन एवर दे वॉन्ट टू विश दे कैन गो. अगर उनको लगता है कि मेरा बिजनेस में प्रॉफिट है तो वो रुक सकते हैं. इफ़ दे फील कि बिजनेस में लॉस हो रहा है दे कैन ईजिली गो. ऐसा कोई रूल नहीं है कि नहीं बात तुम्हें बिजनेस करना ही है, लॉस या प्रॉफिट. नो, दे आर फ्री. नाउ सिंगल प्राइस. येस, अ सिंगल यूनिफॉर्म प्राइस प्रिवेल्स अंडर द परफेक्ट कॉम्पिटिशन विच इज़ डिटरमाइंड बाय द इंटरेक्शन ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई. मैंने आपको अभी पहले पॉइंट जब एक्सप्लेन किया तो मैंने आपको बोला था द सेलर इज़ द प्राइस टेकर. सो वाई? बिकॉज यहाँ पे एक सिंगल प्राइस डिसाइड होती है विद द इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. मार्केट में देखा जाता है कि सप्लाई का क्या पोजीशन है, डिमांड का क्या पोजीशन है, सब किस चीज़ की सप्लाई ज़्यादा करनी चाहिए. क्यों? डिमांड जब ज़्यादा होगा तो अकॉर्डिंग टू दैट उसकी सप्लाई ज़्यादा होती है. लाइक फॉर एग्जांपल अगर फेस्टिव सीज़न है तो फेस्टिव सीजन्स में सबसे ज़्यादा डिमांड ज़्यादा हो जाता है, तो उससे सप्लाई भी ज़्यादा होती है पर प्राइस बढ़ा के आती है. दीज ऑल डिसीजन हैव टू बी टेकन बाय द मार्केट द ओनर्स, दैट इज़ सेलर्स. तो वो लोग डिसाइड करते हैं बाय द इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. ओके, एंड सिंगल प्राइस ही रहता है. नाउ नेक्स्ट इज परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट. येस, whoever is doing business under the perfect competition they must have the perfect knowledge regarding the market. Okay, now perfect mobility of the factors of production. What is the meaning of mobility? Mobility means movement. What? Mobility means movement. यहाँ से वहाँ. So here in this perfect competition, laborers can move from one place to another place. Okay? And समझो एक लेबर है, कल को उसको पेन बनाने वाली कंपनी में काम कर रहा था, आज वो शिफ्ट के बुक्स बनाने वाली कंपनी में काम करने लगा, तो वो अपना बिजनेस भी चेंज कर सकता है, वो अपना प्लेस भी चेंज कर सकता है. येस, दिस इज कॉल्ड परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट. ऐसा एज्यूम किया गया है कि इस बिजनेस में कोई भी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं होता, विच इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल.
देन नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन दिस बिजनेस, गवर्नमेंट का भी कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है. इट इज़ अ लीज फेयर इकोनॉमी. यहाँ पे क्या बोलते हैं, लीज फेयर है मतलब फ्री मार्केट है. यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन नहीं होता है. ओके, सारे फीचर्स आपको समझ में आ गया. अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन? The meaning of price determination means you have to decide the price. और जब हम प्राइस को डिसाइड करते हैं तो हम क्या क्या स्टडी करते हैं, सप्लाई एंड डिमांड दोनों को स्टडी करते हैं, तो जाके हमारा क्या डिसाइड होता है, प्राइस. अंडरस्टैंड? सो हियर इन दिस point, in this topic we are going to study the relationship of demand and supply. The relationship of demand and supply. So the interaction of demand and supply determine the price of the commodity in perfect competition. In perfect competition, this is known as equilibrium price. Marshall has compared the process of price determination to the cutting of clothes with a pair of scissors. Just as both the blades of scissors are required to cut the clothes, both the forces of demand and both the forces of demand and supply are essential to determine the equilibrium price in the market. यहाँ पे ब्लेड सीजर्स का एग्जाम्पल क्यों दिया गया है, बिकॉज मार्शल क्या बोल रहे हैं कि देखो, अगर हम सीज़र यूज़ करते हैं तो हम लोग सीज़र को कटने करने के लिए एक ब्लेड का यूज़ नहीं करते हैं, दोनों ब्लेड से यूज़ करते हैं, तब जाके कोई भी चीज़ कट होती है. इन द मीनिंग इज़ दैट जब हमारे डिमांड एंड सप्लाई दोनों का फोर्स अकॉर्डिंग टू दैट रहेगा, देन ओनली वी कैन से दैट देयर इज़ एन इक्विलिब्रियम प्राइस. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम? द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम मीन्स दैट देयर इज़ द रिलेशनशिप ऑफ द प्राइस अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड सप्लाई. तो इसको अब और ज़्यादा अच्छे से समझोगे जब आप ये टेबल को स्टडी करोगे. जब आप ये टेबल स्टडी करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. सो अभी देखो, जब आपका प्राइस 1000 और 100 रुपीज़ है, ध्यान से सुनना मेरी बात, जब आपका प्राइस 100 रुपीज़ है तो आपका डिमांड क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है 5000, पर सप्लाई क्या हो रहा है, कम हो रहा है. मीन्स हियर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है. when the price is 200, that time also demand is more but supply is less. In this case also demand is more than supply. demand ज़्यादा है सप्लाई से. बट थर्ड पॉइंट पे जहाँ पे प्राइस 300 है, ये एज्यूम किया गया है. क्या किया गया है? प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, बट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस वी हैव टू एज्यूम. तो यहाँ पे एज्यूम किया है कि वह जब प्राइस 300 रुपया होता है तो डिमांड भी 300 है और सप्लाई भी 300 है. तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ, दिस इज़ कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस. दिस इज़ कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस. विच प्राइस? इक्विलिब्रियम प्राइस. वाई? बिकॉज इन दिस केस डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई. जितना डिमांड हुआ है उतना ही सप्लाई भी हुआ है. ओके, बट अब नीचे आ जाओ. अब जब प्राइस 400 हो रहा है तो डिमांड क्या हो रहा है, लेस हो रहा है, बट सप्लाई क्या हो गई, ज़्यादा हो गई. क्यों? क्योंकि सप्लाई का प्राइस के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है और डिमांड का प्राइस के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है. तो यहाँ पे डिमांड कम हो गया, सप्लाई ज़्यादा हो गया. दिखा? और यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, डिमांड कम हो गया, सप्लाई ज़्यादा हो गया. अब सेम कॉलम जो है, तो यू कैन से दैट व्हेन द demand and supply schedule, you are able to explain that when the prices are more, when the prices is less, that is at the 100 rupees, demand is more but supply is less. And accordingly slowly when the price is rupees 300, then that time you can achieve the equilibrium market price, that is demand is equal to supply. But as soon as the prices is going to be increased, demand is going to become less and supply is going to become more, which shows what? Which shows that there is a direct relationship between the demand, between the supply and price, and there is an inverse relationship between the price and demand. खुद से लिख सकते हो अगर आपने पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया तो. जो पूरा यहाँ पे टेबल में जो पूरा यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है. 1 मिनट.
ये जो आपको दिख रहा है, दिस यू कैन एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स, ओके, क्योंकि मैंने पूरा समझा दिया है। अब सेम चीज़ को आपको समझना है अकॉर्डिंग टू ग्राफ। तो अकॉर्डिंग टू ग्राफ आपको पता है कि एक्सेस सप्लाई है, ये यहाँ पे देखो, ये जो एक्स एक्सेस है यहाँ पे आपने दोनों एक ही साथ लिया है, डिमांड भी और सप्लाई भी, और वाई एक्सेस पे आपका प्राइस है, ओके। तो जब हमारा ये देखो, जब हमारा प्राइस 100 रुपीज़ है तो हमारा सप्लाई कितना है, हमारा सप्लाई है सिर्फ 1000 रुपीज़, बट हमारा डिमांड कितना है 5000 kg। जब हमारा प्राइस 200 रुपीज़ है तो हमारा सप्लाई है ओनली 2000, बट हमारा डिमांड ज़्यादा है 4000। बट जब हम 3 पे पहुंचते हैं तो हमारा वो हो जाता है इक्विलिब्रियम, वहाँ पे सप्लाई और डिमांड दोनों सेम है। दिस इज़ कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट। विच पॉइंट? इक्विलिब्रियम पॉइंट। 300 पे कितना है, 3000 हमारा डिमांड भी है, 3000 हमारा सप्लाई भी है। इसी तरह से जब हम 4 पे पहुंचते हैं तो हमारा, जब हम जैसे 400 रुपीज़ kg आ रहा है तो हमारा उस टाइम पे डिमांड कितना, हमारा डिमांड कितना हो जा रहा है, हमारा डिमांड हो रहा है 2000 kg, बट हमारा सप्लाई हो जा रहा है 4000 kg। गेटिंग? तो मतलब आपको इस तरह देखो, आपका जो सप्लाई कर्व है वो नीचे कम था, बाद में ज़्यादा हुआ, पर आपका डिमांड कर्व जो है वो पहले ज़्यादा था, बाद में कम हो गया। तो इट शोज़ एन अपवर्ड स्लोप एंड इट शोज़ डिमांड कर्व शोज़ दैट डाउनवर्ड स्लोप, ओके। तो ये ग्राफ आप इजीली बना सकते हो और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। दिस इज़ कॉल्ड व्हाट? दिस इज़ कॉल्ड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। क्लियर? अब हम लोग चलते हैं सेकेंड पॉइंट पे, दैट इज़ imperfect competition. What is the meaning of imperfect competition? So imperfect competition is a type of market showing some but no all the features of the competitive market. तो यहाँ पे इसके imperfect competition के features है, ठीक है, टाइप्स हैं। What is? There are how many types of imperfect competition? कितने टाइप्स हैं? तो पहला है मोनोपोली, दूसरा है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, ओके। Following are some of the types of imperfect competition. Explain in detail the types of imperfect competition. What is the meaning of imperfect competition? Imperfect का मतलब होता है वो मार्केट showing some but no all the features of competitive market. मतलब इसमें competition तो दिखता है पर सारे के सारे features competitive market के नहीं दिखते हैं, इसके लिए इसका नाम है imperfect competition। और इसके types हैं, तो पहला types है monopoly. What is the meaning of mono? Mono means the person, single person. Okay, so the term monopoly is derived from the Greek word mono, which means single, and poly means seller. So monopoly is a market in which there is only one seller who controls the entire market supply for a product which has no close substitutes. Yes, monopoly में close substitutes नहीं होता है, वो अकेला एक ही बिजनेसमैन होता है, पूरे मार्केट पर उसका राज चलता है। Single seller is called a monopoly, okay. According to E.H. Chamberlain, define monopoly refers to a single firm which has control over the supply of a product which has no close substitute. Example, petroleum companies, okay. So here this is clear what is the meaning of monopoly, meaning and definition। और ये किसका टाइप है? ये imperfect competition का टाइप है। तो अब आ जाते हैं हम लोग मोनोपोली के दूसरा डेफिनेशन पे। अकॉर्डिंग टू E.H. Chamberlain, मोनोपोली रिफर्स टू अ सिंगल फर्म विच हैज़ कंट्रोल ओवर द सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट विच हैज़ नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स। नाउ फॉलोइंग आर द फीचर्स। ये बहुत IMP है, हमेशा आता ही है, ये चैप्टर ईजी भी है और IMP भी है। अगर आप अच्छे से समझ ले रहे हो तो आपको इसमें गुड मार्क्स स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। टाइप्स आपको पता है, टाइप्स ऑफ मार्केट है, प्लेस टाइम कंपटीशन के बेस पे आप लिख सकते हो। परफेक्ट कंपटीशन के लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, बायर्स, देर आर 7 to 8 फीचर्स हैं। बाद में आपका आता है इम्परफेक्ट कंपटीशन, जिसमें आपका पहला है मोनोपोली, फिर दूसरा आ जाएगा, फिर मोनोपोली है, फिर उसका फीचर्स है, फिर टाइप्स ऑफ मोनोपोली है, फिर ओलिगोपोली है सेकेंड, एंड देन थर्ड है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो इम्परफेक्ट कंपटीशन के कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं, मोनोपोली, देन oligopoly and then monopolistic competition. So there are total 3 types of imperfect competition, okay. तो अभी हम लोग पहले की स्टडी कर रहे हैं, that is monopoly।
इसका मीनिंग हो गया, डेफिनेशन हो गया। अभी आता है इसका फीचर्स। तो फीचर्स है सिंगल सेलर, येस, बिकॉज इट इज़ अ बिजनेस ऑफ सिंगल सेलर ओनली. सो इन मोनोपोली देर इज नो कॉम्पिटिशन एज देर इज ओनली वन सिंगल प्रोड्यूसर और सेलर इन द मार्केट. बट नंबर ऑफ बायर्स क्या होता है? लार्ज होता है. खरीदने वाला ज़्यादा है, बेचने वाला सिर्फ एक ही है, दैट इज सेलर. सो द नंबर ऑफ बायर्स इज लार्ज. किसमें? अंडर मोनोपोली, अंडर मोनोपोली. नाउ सेकेंड, नो क्लोज सब्सिट्यूट्स. देर आर नो क्लोज सब्सिट्यूट्स फॉर द प्रोडक्ट. स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब फीचर्स लिखने को आता है तो वो परफेक्ट कंपटीशन का फीचर्स मोनोपोली में मिक्स करते हैं और मोनोपोली का फीचर्स परफेक्ट कंपटीशन में मिक्स करते हैं. इसका रिजल्ट ये होता है कि उन्हें मार्क्स नहीं मिलता है. तो स्टूडेंट्स इतना ध्यान में रखो कि मोनोपोली मतलब सिंगल पर्सन, द बिजनेस विच इज़ होल एंड सोल मैनेज्ड बाय अ सिंगल पर्सन. तो वहाँ पे सेलर ज़्यादा आएंगे ही नहीं, सेलर सिर्फ सिंगल रहेगा, बायर्स ज़्यादा रहेगा. इतना ध्यान में रखो. और वो सिंगल पर्सन है तो उसका कोई दूसरा कॉम्पिटिटर कैसे बन सकता है? तो देयर इज़ नो क्लोज सब्सिट्यूट्स. इस तरह से डिफ्रेंशिएट करोगे तो तुम्हारा रॉन्ग नहीं होगा. तो सेकेंड पॉइंट इज नो क्लोज सब्सिट्यूट. So there are no close substitutes for the product of the monopolist. So therefore the buyers have no choice. They have to either buy the product from the monopolist or go without it. The cross elasticity of demand for his product is either zero or negative. Question आया, in monopolistic competition the cross elasticity of demand is dash. तो आपको पता होना चाहिए. See, the cross elasticity for demand in monopolistic competition is either zero or negative. सो डू अंडरलाइन. फिर आप बोलते हो एग्ज़ाम में कहाँ से पूछता है? एग्ज़ाम में लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तो कुछ ईजी, कुछ हार्ड नहीं है, सब कुछ ईजी है. सो यू डू अंडरलाइन दैट द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन इज ईदर ज़ीरो और नेगेटिव. यहाँ पे नो क्लोज सब्सिट्यूट. पहला पॉइंट सिंगल सेलर, दूसरा नो क्लोज सब्सिट्यूट. ओके. तीसरा है बैरियर्स टू एंट्री. जबकि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, लेकिन मोनोपोलिस्टिक में लेकिन मोनोपोली में एंट्री में बैरियर्स है. सो डोंट मिक्स द पॉइंट. सो बैरियर्स टू एंट्री. एंट्री ऑफ द राइवल इज रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू लीगल, नेचुरल, टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स विच डू नॉट अलाउ द कॉम्पिटिटर टू एंटर द मार्केट. आप मार्केट में कोई बिजनेस करना चाहते हो, एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ. आप लोग यूज टू डेली रोड पे आते जाते हो. अगर एक छोटा सा एक वेंडर अगर दूसरे के प्लेस पे खड़ा हो जाता है, अपना प्लेस, अपना कुछ भी लेकर, छोटा सा जो भी बेच रहा है वो लेकर खड़ा हो जाता है, तो बाकी लोग उसको मारने को आ जाते हैं. ये मेरा प्लेस है, तू कैसे आया? दिस इज़ कॉल्ड कंट्रोल, मोनोपोली. ये मेरा है, तू मेरे एरिया में कैसे आया? यस. सो हियर देयर इज़ अ बैरियर्स टू एंट्री. और फ्री मार्केट कॉम्पिटिशन में ऐसा कुछ नहीं है. कंप्लीट कंट्रोल ओवर द मार्केट सप्लाई. यस, पूरे मार्केट पे उनका कंप्लीट कंट्रोल होता है. आप पैंडामिक्स हुआ, फेयर बढ़ा ऑटो का, आपकी मर्जी चल पाई क्या? फेयर अगर हर जगह कहीं 20 हुआ, कहीं 30 हुआ, कहीं 50 हुआ, मैं और आप हम लोग मिलकर कम कर लेंगे? नो. उनके यूनियन ने डिसाइड किया इतना ही फेयर देना है, या तो आप इतना फेयर दो तो ऑटो में चढ़ो, नहीं तो पैदल जाओ. दिस इज कॉल्ड मोनोपोली. ओके. सो कंप्लीट कंट्रोल ओवर द मार्केट. द मोनोपोलिस्ट हैज़ द कंप्लीट होल्ड ऑन द मार्केट बिकॉज ही इज द सोल प्रोड्यूसर और द सेलर ऑफ द प्रोडक्ट. क्लियर? Now price maker, yes students, monopolists are the price maker. Monopolists are the, क्योंकि ये प्राइस बनाते हैं, monopolists are the price maker. ये क्या करते हैं? प्राइस डिसाइड करते हैं, कोई दूसरा नहीं करेगा. बट अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन दे आर द, अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन दे आर द प्राइस taker. They are the price taker. Monopolists are the price maker. Okay. So a monopolist can fix the price of his own products as he controls the whole market. So monopolist is a price maker. ये ध्यान में रखो. Monopolist is a price maker. Price maker. Price maker. Okay. अभी आपका आता है sixth, that is price discrimination. Yes, different prices. Monopolist being a price maker, he can charge different price to the different consumers for the same product on the basis of time, place, etc. So the price discrimination is one of the important features of the monopoly market. For example, students and senior citizens are provided railway tickets at the concessional rates. Yes.
सेम ट्रेन में सफ़र करते हैं, बट स्टूडेंट्स के लिए और सीनियर सिटीजन्स के लिए गवर्नमेंट ने क्या करके रखा है, टिकट में कंसेशन दे के रखा है. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ देयर स्पेशल फीचर्स ऑफ द मोनोपोली. क्लियर यू ऑल. तो स्टूडेंट देन आफ्टर दैट question point number 7, no distinction between firms and industry. Yes, a monopolist is the sole seller and producer of the firm. So monopoly firm has itself in a monopoly is a firm. It अपने आप में क्या है, इट इज़ एन इंडस्ट्री. यहाँ पे डिफरेंस नहीं है भाई, फर्म है और इंडस्ट्री है. अरे यहाँ पे प्राइस वही डिसाइड करेगा, सब कुछ यही डिसाइड करेगा, फर्म में भी सब कुछ वही डिसाइड करता है. तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है. सो इसके लिए यहाँ पे हमारा लास्ट पॉइंट है, नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्म्स एंड इंडस्ट्री. ओके स्टूडेंट्स, होप सो आपको यहाँ तक का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा. अब आज इसी के साथ मैं अपना लेक्चर नंबर 1 स्टॉप करती हूँ. आप मेरे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें. ओके, बाय बाय.